सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें कि हम लोग आज क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन करने वाले हैं। ठीक है, मतलब पढ़ने वाले हैं। करोगे तो तुम लोग क्या ही, पहले एग्ज़ाम निकालो। ठीक है, दिल पे मत लेना, बस छोटा सा मजाक था। चलो तो क्विट इंडिया मूवमेंट पे आते हैं। बट एक्चुअल में क्विट इंडिया मूवमेंट क्या, हमने कल जहाँ छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं 1931। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। 1932 से स्टार्ट करना था। और हाँ यार देखो आज कैसी मैं फालतू की बातें कर रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा का दिन है आज, है ना। आप लोगों को ब्लेस करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मुँह से निकल रही हैं। तौबा तौबा, तो माफ़ी चाहिए उसके लिए। बाकी सभी लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस और दुआएं हैं मेरी तरफ से कि आप सभी का सिलेक्शन हो। ठीक है, एंड सो दैट आप भी भारत छोड़ के, मतलब नॉट परमानेंटली, टेम्परली आप भी विदेश घूम सकें। ठीक है, साथ में चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पहले एग्ज़ाम निकालिए, है ना। और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप लोगों का एग्ज़ाम निकले, या फिर नहीं निकले तो आप लाइफ में कहीं और अच्छा करें, लेकिन अच्छा ज़रूर करें, है ना। चलिए भाई, थैंक यू। मतलब आपको बोलना चाहिए मुझे। और उसके बाद स्टार्ट करते हैं 1932 से। तो 1932 में अगर बात करेंगे तो क्या हुआ था। सबसे पहले कम्युनल अवार्ड आया था। ये किसने दिया था? रैमसे मैकडोनाल्ड करके हुआ, ब्रिटेन का उस टाइम प्राइम मिनिस्टर। उसने, क्योंकि अभी हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि 1930, 31 और 32 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेन सम्मेलन हुए थे। अब एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ हमने देखी थी कि अम्बेडकर जी में इन्हें तीनों में पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हुए सेकेंड वाले में सिर्फ पार्टिसिपेट किया था। तो अम्बेडकर जी की जो मांग रही थी इस इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, दैट वाज कि भाई जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो दलित हैं, उनकी कंडीशंस बहुत ख़राब है इंडिया में, और इसलिए उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए इन लाइंस विद मुस्लिम, एंग्लो इंडियन क्रिश्चियंस। क्योंकि हमें पता है कि 1909 में सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि पृथक निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई, या फिर ये प्रोविजन लाया गया बाई इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 विच इज़ ऑल्सो नोन एज पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। 1919 का जो मॉन्टैग केलफोर्ड रिफॉर्म्स था, उसने फर्दर इनको एक्सटेंड किया टू एंग्लो इंडियन क्रिश्चियंस एंड टू दी अदर कम्युनिटीज़। अब इसने क्या किया, कम्युनल अवार्ड ने डिप्रेस्ड क्लासेस को भी 1932 में क्या सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। नॉट ओनली डिप्रेस्ड क्लासेस, इसमें विमेन भी थी, इसमें और भी कम्युनिटीज़ थी, इंक्लूडिंग इसमें मराठी कम्युनिटी भी थी। मराठी बोलेगा कि नहीं बोलेगा था? ठीक है, तो मराठी कम्युनिटी भी थी इसमें। एंड मेन जो यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ी, ठीक है, वो डिप्रेस्ड क्लासेस को लेकर बढ़ी, क्योंकि अंबेडकर जी और गांधी जी के जो व्यूज़ थे विद रिस्पेक्ट टू कि किस तरह से हम अनटचेबिलिटी या फिर जो भी चीज़ें हो रही हैं डिप्रेस्ड क्लासेस के अगेंस्ट में, उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अंबेडकर जी का तो ये मानना था कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट दो और ये सारी चीज़ें। गांधी जी का कुछ और मानना था। उनका ये मानना था कि अगर हम उनको सेपरेट ट्रीट करेंगे तो वो और सेपरेट होते जाएंगे और हम अलग से एक कम्युनिटी क्रिएट कर देंगे। बट अंबेडकर जी का कहना था कि आप डिप्रेस क्लासेस को विद इन दी हिंदू कम्युनिटी नहीं डील कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कंडीशन बिल्कुल अलग है। लेकिन गांधी जी का मानना था कि हमें अनटचेबिलिटी सारी चीज़ें ख़त्म करनी है, बट विद इन हिंदुइज़्म ख़त्म करनी है, ऐसे अलग से कोई प्रोविज़न नहीं डालना है। तो इसी वजह से इन लोगों के बीच में डिफरेंसेस थे। अंबेडकर जी तो खुश थे इस चीज़ से, लेकिन गांधी जी नहीं थे। और गांधी जी अभी कहाँ थे? पूना में थे, जेल में बंद थे, यरवदा जेल में। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था जो CDM था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब उन्होंने स्टार्ट किया था 12 मार्च को, है ना, साबरमती आश्रम से डांडी तक मार्च निकाला था। और साबरमती कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद में, ठीक है। और डांडी कहाँ पड़ता है? नवसारी में। तो गांधी जी की फिर अरेस्ट हो गई थी। देन हमने देखा था वहाँ से उनके बेटे मनीलाल और सरोजिनी नायडू ने उनका अनफिनिश्ड काम पूरा किया था। तो उनको जो जेल हुई थी, तो उसी वजह से वो यरवदा जेल पूना में थे। ना, एक्चुअल में आप याद करो, उसके बाद तो 1931 में गांधी इम्पैक्ट हुआ था ना, 1931 में। और उसके बाद उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पार्टिसिपेट किया था। और पार्टिसिपेट करने के बाद जब वापस आए, क्योंकि सेटिस्फैक्टरी चीज़ें हुई नहीं वहाँ पर, फिर इससे ही रिज्यूम दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, CDM फिर से उन्होंने रिज्यूम कर दिया। ठीक है, और इसके चलते जब उन्होंने रिज्यूम किया तब उनकी अरेस्ट हुई। इस टाइम पे वॉइसरॉय कौन था? तो इरविन नहीं था, ध्यान रखना, वेलिंगडन था। ठीक है, इरविन जा चुका था गांधी इम्पैक्ट करवाने के बाद, वो चला गया। ठीक है, वेलिंगडन आ गया उसके बाद। अब गांधी जी यार फास्ट इनटू डेथ में चले गए, तो फिर क्या हुआ? अंबेडकर जी को काफ़ी लोगों ने कन्विंस किया कि भाई ऐसे तो गांधी जी की तबीयत ख़राब हो जाएगी ज़्यादा, तो ऐसा करो यार, कुछ देखो जॉइंट पैक्ट अगर कुछ हो सके। तो फिर एक जॉइंट पैक्ट होता है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, जिसको पूना पैक्ट बोलते हैं, जहाँ पे इन सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस को गिव अप किया गया। गिव अप मतलब कि ठीक है, इसको हम छोड़ते हैं। प्लस क्या किया गया कि हम जो रिजर्व सीटें हैं सेपरेट, जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व सीट्स हैं,
उनको बढ़ा देंगे लेकिन इसको हम गिव अप कर देंगे। तो इसी को लेके था पूना पैक्ट। ओके, गांधी जी के बिहाफ में मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था। तो कभी कभी हो सकता है आपसे पूछ ले कि भाई किसने, वैसे पूछता नहीं लेकिन अगर पूछ ले तो मदन मोहन मालवीय थे गांधी जी के साइड से। ओके, देन गांधी जी ने ध्यान रखना ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग सेटअप करी थी, हरिजन वीकली निकाला था, हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी थी 1932 में। एक्चुअल में यही एंटी अनटचेबिलिटी लीग ही बाद में जाके ये हरिजन सेवक संघ बनती है। बट यू शुड रिमेंबर कि जो बहिष्कृत हितकर्णी सभा है, ठीक है, ये पहले भी देख चुके हैं, बहिष्कृत हितकर्णी सभा ये भी डिप्रेस क्लासेस के लिए बनाई गई थी बट बाई अम्बेडकर जी इन 1924। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो हरिजन शब्द है ना, ये कभी अंबेडकर जी यूज़ करेंगे नहीं। वो चिढ़ते थे इस नाम से कि भाई हरि के जन है, भगवान के लोग हैं, सिर्फ बोलने से उनकी कंडीशन इंप्रूव नहीं हो जाएगी, उनके लिए कुछ करना भी होगा। ओके, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आता है। तो 3 बार डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, ठीक है, वो फिर से मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। अब आते हैं कांग्रेस के सेशंस पे जो इंपॉर्टेंट इस टाइम पे हुए। 1936 में लखनऊ में होता है और यहीं पे ऑल इंडिया किसान सभा बनती है 1936 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का भी गठन इसी टाइम पे होता है कुछ 1934 में। कौन? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नारायण देव और मीनू मसानी। और ये जो आपकी ऑल इंडिया किसान सभा है इसका गठन किया जाता है भाई शहजानंद सरस्वती। ओके, देन 1937 में फैज़पुर में सेशन होता है कांग्रेस का, जो पहला सेशन होता है जो गांव में होता है, विलेज में होता है। ये कहाँ पड़ता है? फैज़पुर, महाराष्ट्र में। 1938 में हरिपुरा गुजरात में सेशन होता है, सुभाष चंद्र बोस जी को इलेक्ट किया जाता है और वो नेशनल प्लानिंग कमेटी को फॉर्म करते हैं 1938 में। और इसके पहले चेयरमैन कौन होते हैं? फर्स्ट चेयरमैन होते हैं नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और देन 1939 में फिर से प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शंस होते हैं, फिर से सुभाष चंद्र बोस जी खड़े होते हैं और गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये जीते हैं, तो गांधी जी ने पट्टा भी सीतारामैया को खड़ा किया अपने साइड से, बट बोस जी जीत गए। और जब बोस जी जीत गए तो फिर जो कांग्रेस में जो डिफरेंसेस थे, जो रिफ्ट से बोस जी और गांधी जी या फिर बाकी लोगों के बीच में और काफ़ी बढ़ गए, जिसकी वजह से बोस जी को रिज़ाइन करना पड़ा। और 1939 में उन्होंने अपनी खुद की अलग पार्टी फॉर्म कर ली, बट विद इन दी कांग्रेस, एंड दिस इज़ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ओके, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है। 2 पार्ट, जैसे वहाँ पर हमने वर्ल्ड वॉर 1 में देखा था, सेंट्रल पावर्स थी और एक्सिस पावर्स थी। उसी तरह यहाँ पर एलाइड पावर और एक्सिस पावर, एलाइड में ब्रिटेन, यूएसए एंड रशिया, और यहाँ पर एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान। अब हुआ क्या कि बिना कांग्रेस से, बिना किसी से पूछे हुए भी क्या किया इन लोगों ने, दैट इज़ ब्रिटिशर्स ने, इंडियंस का पार्टिसिपेशन इंश्योर कर दिया वर्ल्ड वॉर 2 में कि भाई इंडिया इज़ ऑन द साइड ऑफ एलाइड पावर, इंडिया इज़ ऑन द साइड ऑफ ब्रिटेन इन द वर्ल्ड वॉर 2। जब ये बात पता चली तो कांग्रेस ने रिज़ाइन कर दिया अपनी सारी मिनिस्ट्री से एज टू शो दी प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस मूव। इस टाइम पे कौन था वाइसरॉय? लिनलिथगो था, ठीक है। तो लिनलिथगो से जो डिमांड रखी गई तो लिनलिथगो ने तो मानी नहीं, और फिर 1929 में हमारी डिमांड हो चुकी थी, आपको पता है, पूर्ण स्वराज इन द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस। तो वो सब तो कुछ माना नहीं जा रहा था और ऊपर से पार्टिसिपेशन बोल दिया कि इंडिया से वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन की साइड है। तो कांग्रेस ने बोला आपने किससे पूछा? तो एज अ मैटर ऑफ प्रोटेस्ट इन लोगों ने, यानी कांग्रेस ने, अपनी मिनिस्ट्री से रिज़ाइन करना शुरू कर दिया। बिकॉज 1937 में इलेक्शंस हुए थे 1937 में ऑन दी बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो कांग्रेस ने काफ़ी जगह मिनिस्ट्रीज फॉर्म करी थी, तो उन मिनिस्ट्री से धीरे धीरे रिज़ाइन करना शुरू कर दिया। अब जब रिज़ाइन करना शुरू कर दिया तो ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो चलो यार लॉलीपॉप देना ही पड़ेगा, देते हैं, देना शुरू किया। अगस्त ऑफर सबसे पहले लाया 1940 में, अभी भी वही लिनलिथगो ही था, और इन्होंने क्या दिया? डोमिनेंट स्टेटस दिया। लेकिन डोमिनेंट स्टेटस तो हमारी डिमांड 1929 यानी कि लाहौर सेशन से पहले हुआ करती थी, अभी तो पूर्ण स्वराज है, ठीक है। तो डोमिनेंट स्टेटस रिजेक्ट हो गया। और क्या हुआ? इसके प्रोटेस्ट में इंडिविजुअल सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करवाया गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसको बोलते हैं। और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। उसमें एक चीज़ ये भी बोली गई थी कि जो वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको भी एक्सपैंड करेंगे और उसमें मेजॉरिटी इंडियंस की होगी। याद करो 1909 में सबसे पहले इंडियंस को ये मौका दिया गया था कि वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बन सके। पहले कौन से थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब यहाँ पे 1940 में बोला जा रहा है कि एक्सपैंड करेंगे और इसमें मेजॉरिटी होगी इंडियंस की अभी, ठीक है। देन आते हैं क्रिप्स मिशन पे। 1942 में आता है, क्योंकि ये तो फेल हो जाता है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करते हैं सब लोग कि भाई इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे और अगर कोई अरेस्ट नहीं होगी तो दिल्ली चलो मार्च होगा, ठीक है। तो ये फेल हो गया। क्रिप्स मिशन आता है, अभी स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा जाता है, ये भी डोमिनेंट स्टेटस देता है, ठीक है। गांधी जी का कहना था कि भाई डोमिनेंट स्टेटस इज डेड एज डोर नेल, ठीक है। क्रिप्स मिशन में जो प्रपोजल है, दीज आर लाइक पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक।
तो इसमें क्या प्रपोजल्स थे? फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस, ओमिनियन नहीं होगा, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस, एंड एक्सेप्टेड, यही एक्सेप्टारू लिखा हुआ, ठीक है। तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि भाई इस तरह से नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप बनाइए और उसमें एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन आप नया फॉर्म कर सकते हैं। एंड इट कॉन्टिन्यूड दी ब्रिटिश अथॉरिटी। अब डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि सेल्फ गवर्न आप कर सकते हो। जैसे स्वराज है, स्वराज में क्या है कि भाई हम रूल करेंगे, सेल्फ रूल होगा, ठीक है, सेल्फ रूल होगा, बट हम अथॉरिटी मानेंगे ब्रिटिश क्राउन की ही, मतलब ब्रिटिश क्राउन के नाम पे रूल होगा लेकिन रूल हम करेंगे, दैट इज स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब कोई ब्रिटिश क्राउन नहीं है, वी आर फुली सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब बता चुका हूँ पॉलिटी में। तो ये अंतर होता है डोमिनियन स्टेटस और पूर्ण स्वराज में, ओके। इसके अगस्त ऑफर के रेस्पॉन्स में इंडिया जल सत्याग्रह होता है। क्रिप्स मिशन के रेस्पॉन्स में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट होता है। गोवालिका टैंक बॉम्बे में सभी इसको अप्रूवल मिलता है, ठीक है। गोवालिका जो टैंक बॉम्बे है वहाँ पे अप्रूवल मिलता है कि हाँ वे वुड बी लॉन्चिंग दी क्विट इंडिया मूवमेंट। 9 अगस्त को लॉन्च होता है 1942 को, ठीक है, 9 अगस्त 1942 को, इसीलिए इसको अगस्त रिवोल्ट, अगस्त मूवमेंट करके भी जानते हैं हम, क्योंकि 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। और पहले दिन ही सारे लीडर्स, ऑलमोस्ट सारे जो बड़े लीडर्स थे उनकी अरेस्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लीडरलेस मूवमेंट बन मतलब होता ही है, लीडरलेस मूवमेंट होता है, लेकिन छोटे छोटे रीजनल हमारे लीडर्स होते हैं, जैसे कि अरुणा असफ अली। फिर उसके बाद जब सारे लीडर्स की अरेस्ट हो जाती है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इफ़ यू कैन रिकॉल, कांग्रेस वर्किंग कमेटी नागपुर सेशन ऑफ जो कांग्रेस हुआ था 1920 में, उसके बाद बनाई गई थी 15 मेंबर्स की कांग्रेस वर्किंग कमेटी। तो उसको लीड कर रही थी अरुणा असफ अली। उषा मेहता अंडरग्राउंड रेडियो चला रही थी बॉम्बे में। बलिया से लीड कर रहे थे चिट्टू पांडे। तामलुक से जातीय सरकार करके एक कमेटी बनी थी। सतारा से प्रति सरकार। ये सब पैरेलल गवर्नमेंट्स थी। चिट्टू पांडे बलिया से, जातीय सरकार तामलुक और प्रति सरकार फ्रॉम सतारा। ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, और ये कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में, ओके। देन आते हैं इंडियन नेशनल आर्मी पे। अब इंडियन नेशनल आर्मी उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। जापान जो थे, जापानीज़ वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, वो अलाइड में थे, और सॉरी एक्सिस में थे। तो जापानीज़ जो है इनको थ्रेट था ब्रिटिशर्स को कि कहीं जो जापानीज़ है वो इन्वेजन ना कर ले इंडिया में। तो इसको एज एक तरह से एज अ अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे थे काफ़ी सारे इंडियंस जो ब्रिटिशर से, क्योंकि सारे आज़ाद होना चाह रहे थे हम। तो वो लोग का ये मानना था कि भाई हम जापानीज़ की हेल्प लेते हैं और ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाते हैं। उनमें से एक थे मोहन सिंह जो गए वहाँ पे, ठीक है, और उन्होंने एक प्रिजनर ऑफ वॉर से, प्रिजनर ऑफ वॉर का मतलब है वो इंडियंस जो ब्रिटिशर्स के लिए लड़ रहे थे, लड़ तो रहे थे मजबूरी में, चाहे जैसे भी, तो जापानीज़ ने उनको अरेस्ट कर लिया था। तो मोहन सिंह ने बोला कि भाई वो हमें दो, हम उनका यूज़ करके आपका ही सपोर्ट करेंगे, ठीक है। देन बाद में इनके बाद रास बिहारी बोस ने लीड किया। देन बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने लीड किया इसको, ठीक है, 1943 में। और इन्होंने, बोस जी ने रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पे एक इसमें विमेन रेजिमेंट का भी गठन किया, ओके। और एक चीज़ ध्यान रखना, 1941 में बोस जी ने, यहाँ पर लिखा है क्या बोस जी के बारे में? नहीं लिखा हो। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने 1941 में, 1941 में एक फ्री इंडिया लीजन करके एक पार्टी बनाई, या फिर इसको हम टाइगर लीजन भी बोलते हैं। ये कहाँ बनाई इन्होंने? ये बनाई थी जर्मनी में। ये जर्मनी में गए थे, हिटलर से इन्होंने मुलाकात करी थी। क्या नाम रखा था इन्होंने? ऑरलैंडो मज़ोटा, ठीक है, ऑरलैंडो मज़ोटा इन्होंने नाम रखा था जब ये गए थे हिटलर से मिलने। बाद में इन्होंने 1941 में वहीं पे ये पार्टी बनाई और इन्होंने विमेन रेजिमेंट फॉर्म किया इंडियन नेशनल आर्मी में, ठीक है। और इसको कौन लीड कर रही थी? रानी लक्ष्मीबाई जो रेजिमेंट थी, तो इसको लीड कर रही थी सहगल जी, लक्ष्मी सहगल नाम था उनका, ठीक है। तो लक्ष्मी सहगल जी जो है इसको लीड कर रही थी। देन 15 अगस्त को जापान सरेंडर कर देता है। तो फिर जो है इंडियन नेशनल आर्मी के जितने भी मेन जो ऑफिसर्स होते हैं जो गिल्टी माने जाते हैं बाय द ब्रिटिशर्स, की इन लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिश आर्मी रहते हुए ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है इन्होंने रिवोल्ट किया है, ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही हो गई है। तो इनके खिलाफ ब्रिटिशर्स ने क्या चलाया? INA ट्रायल्स चलाए, मतलब ट्रायल्स चलाए जिनको हम INA ट्रायल्स बोलते हैं। और ये सबसे पहला ट्रायल चलाया गया इन 3 ऑफिसर्स के खिलाफ, प्रेम कुमार सहगल, ठीक है, ये कॉमा यहाँ पे होगा, प्रेम कुमार सहगल, शहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लन, एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख। देन हुआ क्या और कहाँ पे चलाया गया? रेड फोर्ट में चले ये ट्रायल्स, लाल किले में। और जब ये सो दैट कि सब लोग देखें कि क्या हास्य करते हैं। लेकिन
जो बड़े बड़े लॉयर्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, भूला भाई देसाई हो गए, ये सब लोग इनके सपोर्ट में आए, इनकी तरफ आए, और पूरा इंडिया सपोर्ट में आया। अब ब्रिटिशर्स को यार दिख ही रहा था कि भाई दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हमें मतलब उनको समझ में आ ही रहा था कि अब तो भारत छोड़ने का टाइम आ ही चुका है, तो क्यों छोड़ते वक्त हम ये ऐसी हरकत करें कि भाई हम गलत लाइमलाइट में दिखाई दें। ठीक है, तो ये चीज़, ये कब हुआ, ये अगर बात करें तो ये 1946 की बात है, 1946 की बात है ये। ठीक है, आईएनए ट्रायल्स की। तो फिर इन लोगों ने बख्श दिया और ऐसे कोई ट्रायल्स नहीं हुए। इसी तरह एक और इंसिडेंट है, दैट इज़ RIN म्यूटिनी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। तो इसमें हुआ क्या था, HMIS तलवार था। ठीक है, और ये शिप में जो सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स को बैक और क्विट इंडिया इस तरह के वो उन्होंने लिख दिए थे। ठीक है, क्योंकि देखो जापान हार गया था, आपको पता है, वो फैट मैन लिटिल बॉय है ना तो वो ड्रॉप किया था फैट मैन लिटिल बॉय किसने, USA में, हिरोशिमा और नागासाकी में, जिसकी बात पूरी तरीके से जो एक्सेस पावर्स थे जापान ने सरेंडर कर दिया था और हार गए थे और ब्रिटिशर्स की साइड जीत गई थी। तो उसी को सेलिब्रेट कर रहे थे ये लोग, करना चाह रहे थे। तो झंडे वंडे उनसे लगवाए जा रहे थे, तो उन्होंने ये झंडे लगाने और इन सब की जगह ये सब लिख दिया। तो इनके खिलाफ ये एक तरह से क्या हुआ, इन्होंने जो रॉयल इंडियन नेवी, इसको म्यूटिनी बोलते हैं, तो ये 1946 में हुआ था। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया आईएनए ट्रायल्स, ये 1945 में स्टार्ट हुआ था और 46 तक चला था ये। ठीक है, तो 45 में स्टार्ट हुआ तो 46 तक चला था। देन आते हैं कैबिनेट मिशन प्लान आता है इंडिया में फाइनली, और ये क्लीमेंट एटली उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर होता है ब्रिटेन का, और उसी ने अनाउंस करता है कि भाई अब हम इंडिया जो है लीव करने वाले हैं, और वो भी कब तक, 30 जून 1948 तक। और क्लीमेंट एटली जो है लेबर पार्टी से बिलोंग करता था, एंड यू शुड नो कि जो साइमन कमीशन इंडिया आया था 1928 में, उसका एक मेंबर था क्लीमेंट एटली। हाँ ठीक है, तो क्लीमेंट एटली जीतता है लेबर पार्टी, और काफ़ी सरप्राइजिंगली जीतता है। खैर वो उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। 3 मेंबर्स होते हैं इस कैबिनेट मिशन प्लान में, स्टेफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। इनमें से जो पैथिक लॉरेंस होता है वो चेयरमैन होता है। इसमें के क्या प्रोविजंस थे, प्रोविज़न ये थे कि भाई इसमें हम ग्रुपिंग करेंगे। इसमें ग्रुपिंग का प्रोविज़न था, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। अगर आप फैटमैन में देखोगे तो पूरा पिक्चर वहाँ बना हुआ है। ठीक है, मैप बना हुआ है, ग्रुप A में कौन आएगा, ग्रुप B में और ग्रुप C में। तो ग्रुपिंग का यहाँ प्रोविज़न था, ग्रुप A, B और C। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, देखो इसको दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था इनिशियली, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने। कांग्रेस ने क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी एंड इस तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, सारी चीज़ें थी। ठीक है, और इसमें ऐसे जो डोमिनेंट स्टेटस की कोई बात नहीं थी। अब जो मुस्लिम लीग है अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग अभी तक सारे प्लान्स को इसलिए से रिजेक्ट कर रही थी क्योंकि उसको पाकिस्तान की कोई डिमांड मिल ही नहीं रही थी। ठीक है, एंड इसमें भी कोई डिमांड नहीं थी, मतलब इसमें भी कोई इस तरह का प्रोविज़न नहीं था कि पाकिस्तान हम आपको देंगे। बट फिर भी मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज इसको ये लग रहा था कि जो ग्रुपिंग का प्रोविज़न है ऐसे ऐसे करके, तो वहाँ से हम ये 2 पार्ट्स को एज अ पाकिस्तान बना लेंगे, इसको वेस्ट पाकिस्तान, इसको ईस्ट पाकिस्तान, जो फाइनली जाके बनते भी हैं। बट जब ये नेहरू जी की स्टेटमेंट आती है कि नहीं ग्रुपिंग इज़ नॉट कंपलसरी, ठीक है, क्योंकि ग्रुपिंग से दिक्कत थी कांग्रेस को, कि उनको क्योंकि कांग्रेस को पता था कि अगर ग्रुपिंग हुई तो फिर इंडिया डिवाइड हो जाएगा, और इंडिया नहीं डिवाइड करना चाहती थी कांग्रेस। ठीक है, लेकिन फाइनली जिन्ना ने क्या किया, डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर दिया 16 अगस्त 1946। काफ़ी सारी किलिंग्स हुई, बहुत सारे लोग मरे, जिनको फेमसली कैलकाटा किलिंग्स के नाम से भी जानते हैं। नोआखली एक बहुत ही मेजर हॉट स्पॉट था जहाँ पर एक किलिंग्स हुई थी, और गांधी जी यहीं पे थे जब इंडिया आज़ाद हुआ था। दैट इज़ ऑन द ईव ऑफ 15 अगस्त। गांधी जी वॉज नॉट इन दिल्ली या फिर रेड फोर्ट, ही वॉज इन नोआखली। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कैबिनेट मिशन प्लान की वजह से। ओके, ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारे पैक्ट या फिर इस तरह की प्रोविजंस भी आए थे, मतलब कि काफ़ी लोगों ने कोशिश करी थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सुलह हो सके, मीडिएशन हो सके। तो 1944 में एक CR फार्मूला आता है जो कि C राजगोपालाचारी देते हैं, जिसको CR फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इसको बोलते हैं क्लीमेंट रीड फार्मूला। ठीक है, C राजगोपालाचारी और ठीक है ने ये प्लान दिया था, क्लीमेंट रीड फार्मूला इसको बोलते हैं। तो खैर कुछ हो नहीं पाया था इससे। देन दूसरा आया था आपका, जिसको बोलते हैं 1945 में आया था ये, 1945 में, इसको बोलते हैं देसाई लियाकत पैक्ट। भूला भाई देसाई और जो लियाकत अली खान था, उन लोगों ने कोशिश करी थी कि भाई किस तरह से ये हो सके, लेकिन ये भी फेल हो गया था, सारे फेल हो गए थे। और 1945 में वेवेल प्लान आया था। जो वेवेल था उस टाइम पे तो क्योंकि वर्ल्ड वॉर चली रही थी,
है ना, 1939 से लेकर 1945 तक चली थी वर्ल्ड वॉर 2। तो इस टाइम पे वेवेल ने कोशिश करी थी, वॉइस रॉय था कि भाई किस तरह से, सॉरी वॉइस रॉय उस टाइम पे, हाँ यही था वेवेल ही, और इसने कोशिश करी थी किस तरह से सुलह करवाई जा सके। इसलिए सारे जो लोग जेल वेल में बंद थे उनको छोड़ा के और शिमला में बुलाया गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर्स को। शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई गई 1945 में, बट इट वॉज ऑल्सो फेल्ड, क्योंकि उसका जिन्ना का एक ही डिमांड था, दैट इज़ पाकिस्तान, और उन लाइंस पे और कांग्रेस पार्टीशन चाहती नहीं थी। तो ये तीनों ही प्लान आपके फेल कर जाते हैं, बट फिर भी पता होना चाहिए कब कब आए थे। 1944 में आपका CR, 1945 में आपका देसाई लियाकत और वेवेल प्लान आया था। ओके, देन फिर क्या आता है, माउंट बैटन प्लान आता है, जिसको कि हम पार्टीशन प्लान के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस माउंट बैटन प्लान, जिसको पार्टीशन प्लान के नाम से जानते हैं, इसी के बेसिस पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को लाया जाता है। वो ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, जो फाइनल एक्ट होता है 1947 में आता है, वो माउंट बैटन प्लान पे ही बेस्ड होता है ये, जिसको कि पार्टीशन प्लान भी बोलते हैं। और फाइनली इंडिया पार्टीशन किया गया इंडिया और पाकिस्तान में। ये इंडिया हुआ और ये वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में 1971 में बांग्लादेश बनता है, ठीक है। तो फाइनली हम आज़ाद हो गए और हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। एंड अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाना है। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री भी ख़त्म हो गई। अब हमारे हिसाब से कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, एंशिएंट या मिडाइवल, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि शैल वी स्टार्ट फ्रॉम एंशिएंट या मिडाइवल से। बाकी इसका हिंदी वाला अभी बना नहीं था तो ये मैंने लगाया नहीं है, बाकी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और टेलीग्राम पे अलग अलग चाहिए आपको, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल, एंशिएंट, या फिर पूरा एक साथ ही हिस्ट्री का डलवा दिया जाए, जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा ही करवा दिया जाएगा। बाकी लेक्चर वगैरह कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और स्पॉटिफाई पे आप सारे लेक्चर्स की, आई थिंक अभी पॉलिटी का तो पूरा कंप्लीट हो गया, इसके बाद अगला सब्जेक्ट भी जल्दी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आप चेक करते रहिएगा स्पॉटिफाई पे। ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद।